जय हिंद साथियों। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे एंड मस्त होंगे। आज आप लोग को कक्षा 11 यूपी बोर्ड का अध्याय 1 यानी रसायन विज्ञान की कुछ मूलभूत अवधारणाएं का न्यूमेरिकल का वीडियो नंबर 2 है। इसका अगर पहला वीडियो आप नहीं देखे हैं तो पहला वीडियो देखने के बाद ही इसे देखें, तब आपको क्लास में मज़ा आने वाली है। आज लगभग मैं 10 न्यूमेरिकल कराऊंगा इसमें, जो आपको एकदम बेसिक से, जो आप न्यूमेरिकल विद्यालय में नहीं पढ़े होंगे, वो न्यूमेरिकल आपको ऑफलाइन की तरह यहाँ मिलेगी। बहुत बेहतर तरीके से आपको समझ में आएगी। बस वीडियो में अंत तक बने रहिए। देखिए पहला यानी 8वां नंबर क्वेश्चन, इसके पहले 7 क्वेश्चन पढ़ाए जा चुके हैं। यानी 8 नंबर क्वेश्चन कहता है 12 ग्राम CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट को तब तक गर्म किया जाता है जब तक इसका भार अस्थिर न हो जाए। यानी उस समय तक इस चीज को हम गर्म करेंगे जब तक इसका भार अस्थिर ना हो जाए। और कह रहा है इसका अंतिम द्रव्यमान 6.72 ग्राम पाया गया, तो CO2 की कितनी मात्रा निर्मुक्त हुई। पहले आपको ये जानना है कि आखिर CaCO3 जो बना है, CaCO3 जो आपका बना है, जब इसको गर्म किया गया है, गर्म करने के बाद इसमें कौन कौन सा पदार्थ बना है ये जानना जरूरी है। तो इसमें आपका 2 पदार्थ बना, एक CaO और CO2, जिसमें आपको CaCO3 की मात्रा दे दी हुई है कि CaCO3 कितने मात्रा में है। बस आपको ये नहीं दिया गया है कि ये कितने मात्रा में है। यही चीज आपको जानना है कि ये कितने मात्रा में इसके साथ मिला है। आइए उसको अब देखते हुए, ध्यान में रखते हुए इसे आगे बढ़ते हैं। यानी दिया है, जो दिया है पॉइंट, उसे चेक करना है आपको क्या क्या दिया है। ठीक है, दिया हुआ पॉइंट क्या है? दिया हुआ पॉइंट आपका ये है कि 12 ग्राम CaCO3 यानी CaCO3 का द्रव्यमान कितना है? CaCO3 का द्रव्यमान कितना है? का द्रव्यमान कितना है? 12 ग्राम है। 12 ग्राम, जी से ग्राम को दिखाते हैं, 12 ग्राम है। इसे जब गर्म किया जाता है तो इसका भार अस्थिर ना हो जाए, इसका अंतिम द्रव्यमान यानी CaO का द्रव्यमान कितना दिया हुआ है? CaO का द्रव्यमान कितना दिया हुआ है? तो CaO का द्रव्यमान जो दिया हुआ है बाबू आप लोग का, इतना दिया हुआ है 6.72 ग्राम। किसका द्रव्यमान दिया हुआ है? कैल्शियम ऑक्साइड का द्रव्यमान दिया हुआ है। अब आपको द्रव्यमान किसका ज्ञात करना है, तो कह रहा है CO2 कितनी मात्रा में होगी, यानी CO2 का द्रव्यमान क्या होगा? CO2 का द्रव्यमान क्या होगा, यही आपको क्या करना है? ज्ञात करना है। CO2 का द्रव्यमान कितना होगा। अब आइए एक जो इसका रिएक्शन था उस अभिक्रिया को लिखें, तब समझ में आ जाएगा। अभिक्रिया क्या था आपका? CaCO3, इसको क्या किए थे हम लोग? गर्म किए थे। गर्म करने के बाद क्या प्राप्त हुआ था? CaO और CO2। CaO क्या था? कैल्शियम ऑक्साइड, ये है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ के नाम से भी जाना जाता है, इसे बिना बुझा हुआ चूना के नाम से भी जाना जाता है। ये कैल्शियम कार्बोनेट है, या इसे संगमरमर कहिए, खड़िया कहिए, या चाक कहिए, ये सबका फार्मूला CaCO3 ही होता है, इतना ध्यान रखिए। अब इसमें इसका द्रव्यमान दिया हुआ है, तो आपको एक बात जानना पड़ेगा, इसमें उत्पाद कौन है और अभिकारक कौन है। यानी अभिक्रिया में जो भाग लेने वाले पदार्थ हैं वो अभिकारक हैं, और जो बनने के बाद जो प्राप्त होते हैं वो क्या है? उत्पाद है। तो ये टूटने के लिए तैयार है। ये किसका काम करेगा? रिएक्टेंट का काम करेगा। किसका काम करेगा? रिएक्टेंट का काम करेगा। रिएक्टेंट का मतलब होता है, रिएक्टेंट का मतलब क्या होता है? अभिकारक या अभिकर्मक या क्रियाकारक। ठीक है, इसका अन्य नाम है। ठीक है, इसको हिंदी में बोलेंगे अभिकर्मक। क्या बोलेंगे? अभिकर्मक। ये जो आपके 2 प्राप्त हो रहा है, ये है उत्पाद। क्या है दोनों? ये उत्पाद, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे इंग्लिश में? प्रोडक्ट। क्या बोलेंगे? प्रोडक्ट। ये दिए हुए हैं आपके प्रोडक्ट। ये प्रोडक्ट दिया हुआ है, तो आपको पहले क्या करना है? आपको पहला रिएक्टेंट देख लेना है, रिएक्टेंट कितना है। रिएक्टेंट देख लेना है, रिएक्टेंट कितना है। तो रिएक्टेंट देखिए कितना है, तो रिएक्टेंट आपका कितना है? सिर्फ CaCO3 का द्रव्यमान कितना है? 12 ग्राम। रिएक्टेंट कितना है? 12 ग्राम। तो अब यहाँ पे ये चीज दी हुई है, आपको निकालना क्या है?
इसमें CO2 की पहले वैल्यू क्या है कि CO2 कितने मात्रा में निर्मुक्त होता है ये आपको बताना है। तो इसमें से क्या करना है, आपको प्रोडक्ट सब दे दिया हुआ है, तो आप डायरेक्टली यहाँ पे एक काम करो, यहाँ पे आप CO2 निकालो डायरेक्टली। CO2 का द्रव्यमान, CO2 का द्रव्यमान, जब CO2 का हम द्रव्यमान निकालेंगे तो एक बात बताइए, CaCO3 में से ही तो दो बना है, CaO और CO2, तो इसमें CaO की वैल्यू है, तो पूरा CaCO3 में से किसको माइनस कर लेंगे, इसके द्रव्यमान, CaCO3 का द्रव्यमान में से माइनस किसको करेंगे, CaO का द्रव्यमान, इसके द्रव्यमान को माइनस करें तो आपका क्या प्राप्त हो जाएगा, CO2 का द्रव्यमान। तो CaCO3 का द्रव्यमान कितना दिया हुआ है, 12 ग्राम दिया हुआ, तो ग्राम नहीं लिखिए, माइनस है तो माइनस कर दिए। CaO का द्रव्यमान कितना दिया हुआ है, 6.72 ग्राम। अब आपको निकालना नहीं आता होगा डेसिमल वाली, तो 12.02 को बढ़ा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे 6.72 ऐसे करके लिखिए, तब इसे माइनस करिए। अब इधर से हासिल लीजिए तो ये कितना हो जाएगा, 10 में से 2 जाएगा तो कितना बच जाएगा, 8। यहाँ क्या बचा है, 9, 9 में से 2 जाएगा तो 7, दशमलव यहाँ लगा दीजिए। यहाँ क्या बचा हुआ है, 1, इधर से हासिल लीजिए 11, 11 में से 6 गया तो क्या बच जाएगा, 5। यानी आपका CO2 का द्रव्यमान कितना आएगा, CO2 का द्रव्यमान जो आएगा 5.78 ग्राम आएगा। ये आपका किसका द्रव्यमान होगा, CO2 का द्रव्यमान, मतलब इतनी मात्रा में CO2 यहां से क्या होंगे, निर्मुक्त होंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि ये आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर इसमें कहीं भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं उसे बताने का पूरा प्रयास करूंगा, ठीक है। फिर स्क्रीनशॉट लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 आपका क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 है, जब 5.2 ग्राम NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट को 12 ग्राम CH3COOH यानी एसिटिक अम्ल के विलयन में डाला जाता है तो 3.2 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड गैस या CO2 मुक्त होती है तथा शेष द्रव्यमान जो प्राप्त होता है 14 ग्राम प्राप्त होता है, तो सिद्ध कीजिए कि यह प्रेक्षण द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करता है या नहीं। द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहिए या द्रव्य विनाशिता का नियम कहिए। अब आपके दिमाग में ये आया होगा कि सर ये द्रव्यमान संरक्षण का नियम होता क्या है। द्रव्यमान संरक्षण का नियम ये कहता है, ना हम किसी पदार्थ को उत्पन्न कर सकते हैं, ना हम किसी पदार्थ को नष्ट करते हैं, बस एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित करते हैं। परिवर्तित तो होता है लेकिन उसके द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। यही द्रव्यमान संरक्षण का नियम बताता है। आप लोग अध्ययन किए होंगे थ्योरिकल में, ये आपका न्यूमेरिकल चल रहा है, थ्योरिकल में अध्ययन किए होंगे। अगर नहीं पता होगा तो कमेंट करिएगा, मैं बताने का प्रयास करूंगा, ठीक है। अब देखिए इसका सॉल्यूशन करेंगे तो पहले आपका जो प्रोडक्ट दिया है वो प्रोडक्ट क्या कहना चाहता है, उस प्रोडक्ट को पहले ऊपर लिखेंगे। प्रोडक्ट जो है आपका कह रहा है NaHCO3, इसी के विलयन में हम किसको डालेंगे, CH3COOH को। तो ये देखिए रिएक्शन में बनता क्या क्या है, ये CH3COOH बचा हुआ है, यहाँ पे क्या है NaHCO3 है। तो जो Na है इस H को यहां से भी स्थापित करके इसके जगह पे चला जाएगा तो क्या बन जाएगा CH3COONA। एक प्रोडक्ट ये बन गया। जब ये Na यहां से हट गया है तो ये H की मात्रा यहाँ है, H की मात्रा इसमें से एक O लेगी, H की मात्रा इसमें से क्या लेगी, एक O लेगी और क्या बना लेगी, जल का निर्माण कर लेगा। और किसका निर्माण कर लेगा, जल का। जब इसमें से एक O निकल गया है तो एक बात बताइए, 3 गो O था उसमें से एगो निकल गया है तो कौ को बचा है, 2 को बचा है ना, अर्थात CO2 बना हुआ है। नहीं समझ में आया, एक बार और ध्यान से देखिए क्या कहना चाह रहा है। ये Na था इस H के जगह पे चला गया, ये Na था इस H के जगह पे चला गया तो क्या हो गया, ये CH3, ये CH3COOH के जगह पे कौन आ गया है, Na, तो CH3COONA।
अब यहाँ का एक H था, यहाँ का एक H था, कितने H हो गए? 2। ये 2 H जो थे इसमें से एगो O लेकर के क्रिया कर लिए थे, कितना हो गए? H2O, यानी H मिल गए तो H2O हो गए, इसमें से एगो लो के क्या बना लिए? H2O बना लिए। अब एक बात बताइए आप, 3 गो O था उसमें से एक O तो यहाँ चला आया हुआ है, तो बचा क्या है आपका? CO2 ही तो बचा हुआ है, तो वही CO2 आपका यहाँ लिखा गया है। समझ में आ गया? ठीक है, तो इस अभिक्रिया को ध्यान में रखते हुए सॉल्व करेंगे कि अभिक्रिया क्या कहना चाह रहा है। अब दिया है प्रोडक्ट, क्या क्या दिया है उस प्रोडक्ट को सॉल्व करते हैं कि प्रोडक्ट में दिया क्या क्या है। दिया है, इसको बड़ी ध्यान से देखिएगा क्या क्या दिया है। अब NaHCO3 की मात्रा कितनी दी हुई है? 12 ग्राम। NaHCO3 की मात्रा कितनी दी हुई है? 5.2 ग्राम। अब आगे आइए, कह रहा है 12 ग्राम CH3COOH, यानी CH3COOH की मात्रा कितनी दी हुई है? CH3COOH की मात्रा कितनी दी हुई है? ये कितने मात्रा में है? तो 12 ग्राम में है। ये कितने मात्रा में है? 12 ग्राम मात्रा में। विलयन में डाला जाता है तो 3.2 ग्राम CO2, यानी CO2 की मात्रा कितनी प्राप्त हुई? CO2 की मात्रा कितनी प्राप्त हुई है? 3.2 ग्राम। किसकी मात्रा प्राप्त हुई है? CO2 की। तथा शेष द्रव्यमान, अब बात बताइए अभिक्रिया में NaHCO3 की मात्रा प्राप्त दे दिया हुआ है, इसकी मात्रा दे दिया हुआ है, और CO2 की मात्रा दे दिया हुआ है। जो दिया उसको अंडरलाइनिंग करते हैं, इसका दे दिया हुआ है, इसका दे दिया हुआ है, इसमें CO2 का दे दिया हुआ है। शेष कौन बचेंगे? शेष आइए दोनों बचेंगे, CH3COONA और H2O। शेष द्रव्यमान 14 ग्राम है, यानी CH3COONA प्लस H2O की मात्रा कितनी प्राप्त हुई है? 14 ग्राम है, यानी दोनों की मात्रा 14 ग्राम दे दिया हुआ है। अब आइए, अब द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार हम क्या करेंगे? तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम में ये होता है कि अभिकारक और उत्पाद दोनों बराबर होंगे तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम का पालन करेगा। दोनों बराबर कैसे होंगे? अब अभी इसके पहले वाले मैं क्वेश्चन में बताया था अभिकारक और उत्पाद क्या होते हैं, एक बार और सुन लीजिए। अभिकारक वो होगा जो अभिक्रिया में भाग लेगा, उत्पाद वो होगा जो अभिक्रिया होने के बाद जो मिलेगा। ठीक है, यानी झगड़ा करने के लिए जो तैयार हो रहा है वो क्या है? आपका अभिकारक है। अब मारपीट के बाद जो मरीज बन जा रहा है वो क्या है? उत्पाद है। स्पष्ट समझ लीजिए। आगे आइए, अब यहाँ पे पहले हम किसका अभिकारकों का नाम लिखते हैं, कौन कौन अभिकारक हैं। अभिकारक, टोटल अभिकारकों को लिखेंगे हम। इसमें अभिकारक कौन है? NaH, इधर देखिए दोनों अभिकारक है ना, ये दोनों अभिक्रिया भाग लिए हैं। NaH भी अभिकारक है, तो NaHCO3 की मात्रा कितनी दी हुई है? NaHCO3 की मात्रा कितनी दी हुई है? 5.2 प्लस CH3COOH का मात्रा कितना दिया हुआ है? यानी 12। अब जब दोनों को हम जोड़ेंगे तो बताइए इसकी मात्रा कितनी प्राप्त हो जाएगी? जोड़िए, तो जोड़ेंगे कैसे? डेसिमल वाली वैल्यू आपको जोड़ना नहीं आता हो तो 12 लिख दीजिएगा, दशमलव करके 0 कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ दशमलव से पहले जो पूर्ण अंक में है 5 है, ये अपूर्ण अंक में क्या है? 2 है, इसके पीछे 0 बढ़ा सकते हैं, ये 0 को हटा दीजिए, कोई मतलब नहीं है इसका। यहाँ 2 हो जाएगा, दशमलव है, दशमलव 5 2 7, 1 है तो 1, यानी कितना आ जाएगा? ये 17.2 ग्राम, यानी अभिकारक कितना आया? 17.2 ग्राम। अब देखना है उत्पाद कितना आ रहा है। अगर ये बराबर आ गया बबुआ तो बात सही है, बराबर। अब देखिए उत्पाद क्या है? CH3COONA और H2O की मात्रा कितनी दी हुई है? CH3COONA और H2O की मात्रा कितनी दी हुई है? 14 ग्राम प्लस
अब एक बात बताओ बउआ, CO2 की मात्रा कितनी दी हुई है? CO2 की मात्रा दिया हुआ 3.2 ग्राम, 3.2 ग्राम। और जब दोनों को हम जोड़ेंगे तो 14 3 जोड़िए लो यहाँ लिख करके, अगर वैसा दिक्कत होगा तो 3.2 करके यहाँ दशमलव करके 0 कर लो। एक बात बताओ, 0 में 2 जोड़ोगे तो 2 ही ना होगा, और 4 3 7 1 है तो 1, यानी ये भी कितना आ गया 17.2 ग्राम। वाह, मजा तो आ गया। अब यहाँ पे कहेंगे अतः इसमें अभिकारक यानी रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, रिएक्टेंट यानी अभिकारक और प्रोडक्ट की मात्रा बराबर है, इसलिए यह द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पुष्टि या पालन करते हैं। अगर बबुआ इसमें कोनो दिक्कत आई तो बताओ, मुझे उम्मीद है कि ये आपको समझ में आ गया होगा, तो फिर इसका स्क्रीनशॉट मारिए। ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 है। ये देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, कह रहा है 1.375 ग्राम कॉपर ऑक्साइड यानी CuO के हाइड्रोजन अपचयन से 1.098 ग्राम कॉपर प्राप्त होता है। मतलब जब इसको हम अपचयन किए तो कॉपर प्राप्त हुआ। एक दूसरे के प्रयोग द्वारा, मतलब दूसरा एगो प्रयोग लिया, पहला प्रयोग तो हो गया, इसमें दो प्रकार के क्वेश्चन बने हैं। एक प्रयोग हुआ जिसमें प्रोडक्ट कम लिया गया और दूसरे में थोड़ा भी उससे कम ले लिया गया, तब देखा गया इसको। इसमें देखा गया दूसरे प्रयोग में एक दूसरे प्रयोग द्वारा 1.476 ग्राम कॉपर ऑक्साइड को लिया गया और उसके अपचयन से 1.179 ग्राम कॉपर प्राप्त हो गया। तो सिद्ध करना है ये कि अस्थिर अनुपात के नियम का ये पालन करता है या नहीं करता है, या उसका पुष्टि करता है या नहीं करता है, यही जानना है। तो पहले आपको अस्थिर अनुपात का नियम जानना पड़ेगा। अस्थिर अनुपात का नियम ये कहता है कि जो प्रोडक्ट बना है एक निश्चित अनुपात में मिलकर के बना है कि नहीं बना है, वही अनुपात देखना है। अगर इसका अनुपात, इसमें जो कॉपर सल्फेट है, कॉपर ऑक्साइड इसमें जो है और उसमें जो कॉपर ऑक्साइड है, अगर दोनों का अनुपात बराबर आ गया तो ये अस्थिर अनुपात के नियम का पालन करते हैं। अगर ये बराबर नहीं आया तो ये नहीं करते हैं, बात खत्म हो गई। इतना ही तो करना है। अब यहाँ पे करना क्या है आपको, जो दिया है पहला प्रयोग नंबर 1 से, प्रयोग 1 से, प्रयोग 1 क्या कहता है, प्रयोग ये कहता है कॉपर ऑक्साइड यानी कॉपर ऑक्साइड की मात्रा कितना दिया हुआ है, कॉपर ऑक्साइड की मात्रा, जो कॉपर ऑक्साइड है इसका मात्रा कितना दिया हुआ है 1.375 ग्राम इसका मात्रा दे दिया हुआ है। किसका, कॉपर ऑक्साइड का। कॉपर ऑक्साइड का मात्रा दिया, उसके हाइड्रोजन जब अपचयन किए तो कॉपर की मात्रा कितनी प्राप्त हो गई, सिर्फ कॉपर की मात्रा, कॉपर की मात्रा, जो कॉपर का मात्रा प्राप्त हुआ वो प्राप्त हुआ 1.098 ग्राम, ये इतना प्राप्त हो गया। अब आप बताइए, इसमें दो प्रोडक्ट था, इसमें कॉपर ऑक्साइड प्राप्त हो गया, पूरे प्रोडक्ट की मात्रा इतनी दी हुई थी। ऑक्साइड की मात्रा ज्ञात करनी है आपको, ऑक्साइड की मात्रा बराबर क्या करेंगे, कॉपर ऑक्साइड की मात्रा में से, कॉपर ऑक्साइड की मात्रा में से माइनस कर देंगे किसके, कॉपर की मात्रा को। जब इतना काम करेंगे हम, कॉपर ऑक्साइड की मात्रा कितना दिया हुआ है 1.098
375 में से माइनस करना है। कॉपर की मात्रा कितना है 1.098 ग्राम। अब इसको माइनस करते हैं, माइनस करेंगे कैसे, 1.375 में से माइनस क्या करना है 1.098, यही ना माइनस करना है। अब एक बात बताइए आप, ये 5 में से 8 तो घटेगा नहीं, बगल वाले इसमें लीजिए, 15 में से 8 गया तो क्या बच जाएगा 7, 15 में से 8 गया तो क्या बचेगा 7, यहाँ क्या बचा हुआ है 6, 6 में से 9 तो जाएगा नहीं, यहाँ से लीजिए, 16 में से 9 गया तो कितना बचेगा 7। अब यहाँ क्या बचा हुआ है 2, 2 में से 0 जाएगा तो 2, यहाँ दशमलव है, दशमलव 1 में से 1 जाएगा तो क्या बच जाएगा 0। यानी टोटल मात्रा इसमें कार्बन यानी ऑक्सीजन की मात्रा जो प्राप्त हुई वो कितना प्राप्त हुई 0.277 ग्राम, 0.277 ग्राम। किसकी मात्रा प्राप्त हुई बाबू, ऑक्साइड की मात्रा, ओ की मात्रा प्राप्त हो गई थी। ओ की मात्रा आपका इतना प्राप्त हुआ, इसको आराम से वो है डब्बा में बंद कर लीजिएगा ताकि देखने में आपको सुंदर लगेगा, ठीक है। ऐसे कर देंगे तो एग्जामिनर आपके तरफ अट्रैक्ट होकर 1-2 नंबर बढ़ा देगा, ध्यान दीजिए इधर। तो ये हो गया। अब आपको क्या करना है, इन दोनों के बीच में अनुपात ज्ञात करना है, यानी कॉपर और ऑक्साइड का अनुपात। तो यहाँ पे हम कर देते हैं डायरेक्टली कॉपर और ऑक्साइड की मात्रा, दोनों का अनुपात चेक कर लेते हैं। तो कॉपर की मात्रा कितनी दी हुई है 1.375 बटा ओ की मात्रा कितनी प्राप्त हुई है 0.277, यही ना मात्रा प्राप्त हुई है। अब क्या करना है आपको, इससे इसमें क्या करना है भाग करना है, आपको इससे इसमें क्या करना है भाग करना है। तो जब आप इससे इसमें क्या करेंगे भाग करेंगे तब आपकी मात्रा कितनी प्राप्त हो जाएगी। तो लगभग ये भाग करिए आप, इसकी मात्रा कितनी प्राप्त होगी, भाग करने का प्रयास करिए, करिए, करें, कटेगा ये कितना बार में, तो ये इतना, ये कम 1, ठीक है। ये कितना बार में कट जाएगा, तो ये कटेगा 3.96, 3.96, तो ये इसका वैल्यू आ जाएगा कितना, इसका अनुपात देखा जाए तो कॉपर और ऑक्साइड का अनुपात कितना प्राप्त हो जाएगा 3.96 अनुपात 1। अगर इतना दूसरे वाले का भी प्राप्त हो गया तब तो सही है, अगर इतना दूसरे वाले का प्राप्त नहीं हुआ तो क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। ये दूसरे वाले को यहाँ सॉल्व करते हैं, दूसरा वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यानी प्रयोग फर्स्ट से था, ये प्रयोग कितना से है, ये है प्रयोग सेकंड से, प्रयोग सेकंड से। प्रयोग सेकंड क्या कहता है कॉपर ऑक्साइड, यानी प्रयोग सेकंड आपका कह रहा है यानी इतना द्वारा 1.476 ग्राम कॉपर ऑक्साइड, यानी CuO की मात्रा इसमें कितनी दी हुई है, CuO की मात्रा कितनी दी हुई है, तो CuO की मात्रा दिया हुआ 1.476 ग्राम दे दिया हुआ है, ठीक है। अब आप बताइए, इसमें कह रहा है CuO के अपचयन से इतना ग्राम, यानी प्राप्त कितना होता है, क्या इतना ग्राम कॉपर प्राप्त होता है, यानी Cu की मात्रा कितनी प्राप्त हो जाएगी 1.179 ग्राम ये प्राप्त हो जाएगी। अब आपको किसकी मात्रा प्राप्त करनी है, O की मात्रा प्राप्त करनी है, O की मात्रा प्राप्त करनी है। तो मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन आप कर ही लोगे, इसमें से माइनस इसको कर दीजिएगा, इसमें से यानी 1.476 ग्राम में से माइनस करेंगे 1.179, इतना में से जब इतना को माइनस करेंगे तो आपको आराम से आ जाएगा। मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आप कर लेंगे। इस क्वेश्चन को आगे आप करिएगा, जहां दिक्कत होगा वहां पूछ लीजिएगा, नेक्स्ट डे भी आपको यहाँ बताने का मैं प्रयास कर दूंगा, लेकिन कमेंट में बताएंगे तभी मुझे उम्मीद है कि आप कर लेंगे। ऑक्सीजन की मात्रा प्राप्त हो जाएगी, ऑक्सीजन की जितनी प्राप्त होगी वो Cu और किसका अनुपात O की मात्रा, Cu की मात्रा आपको दी हुई है कि Cu की मात्रा कितनी है, Cu की मात्रा के बाद क्या करना है आपको O की मात्रा रख देना है, दोनों का मात्रा रखने के बाद आपको आराम से नेक्स्ट मात्रा क्या हो जाएगी प्राप्त हो जाएगी। मुझे उम्मीद है कि ये आपको समझ में आया होगा, ठीक है। एक बार यहाँ देख लीजिए, यहाँ जो मात्रा आप रखेंगे, यहाँ एक इसकी मात्रा रखेंगे, मिस्टेक हो गया वो, इसकी मात्रा रखेंगे क्या 1.09
8 ये मात्रा रखेंगे, वैल्यू आपका इतना ही आएगा, बस इतनी मात्रा आपको चेंज करनी है। सेम वही काम आपको इसमें करना है। यहाँ पे मिस्टेक बाय रख दिया गया था किसकी, CU की मात्रा रख दिया गया था। आपको मात्रा किसका रखना था, CU की मात्रा रखना था 1.098। यहाँ हो जाएगा 1.098। जब इसको काटेंगे तो इतना ही आएगा, कोई वैल्यू इसमें चेंजिंग नहीं आएगी। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है। अगर इस प्रकार के क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व करने के लिए दे दिया है तो बहुत टिपिकली आप इसको सॉल्व करेंगे। इस प्रकार के क्वेश्चन अगर कैलकुलेशन ये नहीं आएगा आप लोगों को, आगे चल के बड़ी दिक्कत होगा। ठीक है, चाहे आपको फिजिक्स में दिक्कत हो, चाहे आपको केमिस्ट्री में दिक्कत हो। ठीक है, कक्षा 12 की फिजिक्स की वीडियो अपलोड होती है, अगर आपके संपर्क की कोई हो तो आप उनको बता दें कि कक्षा 12 फिजिक्स की वीडियोज यहाँ अपलोड होती हैं, वो वीडियोज देख करके अपने बोर्ड एग्जाम में जा सकते हैं, खूंटा गाड़ सकते हैं। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये आपका क्या है, फर्स्ट है, ये आपका सेकंड क्वेश्चन है। मैं दोनों क्वेश्चन एक ना बेहतर वाला लिया हूं जो आपको नहीं आता होगा। नहीं आता होगा तो ये क्वेश्चन आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ ध्यान दीजिए, करना क्या होता है, बच्चे क्या करते हैं, इसको इसके साथ जोड़ देंगे, इसको इसके साथ जोड़ देंगे। चूंकि जोड़ना नहीं है, यहाँ कॉमन करना होता है। यहाँ क्या करना होता है, कॉमन करना होता है। तो यहाँ पे इन दोनों घातों को क्या करना पड़ेगा, बराबर करना पड़ेगा। इन दोनों घातों को क्या करना पड़ेगा, बराबर करना पड़ेगा। तो एक काम करेंगे, इस 10 को आप डायरेक्टली यहां से हटा सकते हैं। इस 10 को आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली यहां से हटा सकते हैं। इसका घात तो किस में, प्लस में तो होगा नहीं, तो इसको क्या करेंगे, आप डायरेक्टली हटा देंगे। डायरेक्टली हटाएंगे कैसे, देखिए 5.43 गुणे 10 के घात 3, प्लस है तो प्लस रखे रहिए। यहाँ लिखिए 4.28 गुणे, इसको लिख सकते हैं क्या, 1/10 लिख सकते हैं, 1/10 ना। जब आप 1/10 लिख सकते हैं, 1/10 लिखने के बाद इसको हटाइए। जब इसमें करेंगे तो एक पॉइंट ये इधर बढ़ जाएगा, एक पॉइंट ये इधर बढ़ जाएगा। कब, जो 10 का घात माइनस में होता है तो इधर लाते हैं तब माइनस में हो, इधर जाते हैं तो किस में होता है, माइनस में। इधर ले जाएंगे तो प्लस में होगा। तो ये पॉइंट और ये इधर आ जाएगा, यानी कितना वैल्यू हो जाएगा, 5.43 गुणे 10 के घात 3 आप प्लस, इन दोनों वैल्यू में क्या हो जाएगा आपका, तो इस वैल्यू को आप इधर लाएंगे तो 10 के घात माइनस जाते जाएगा, जितना इधर लेके जाएंगे और उधर ले जाएंगे तो ये क्या होते जाएगा, कैंसिल होते जाएगा। तो ये हो जाएगा 0.428, यानी इससे ये क्या हो जाएगा, हट जाएगा। अब काम करेंगे क्या, आप 10 को इधर आप कर लीजिए साइड में, इन दोनों को एक साथ क्या कर लीजिए, आप जोड़ लीजिए। अब यहाँ पे जोड़ेंगे आप 5.43 को जोड़ेंगे किसके, 0.428 के साथ। तो क्या हो जाएगा, 8 5 4 4 8 अद्वैत 2, यानी 5.858 गुणे 10 के घात क्या हो जाएगा, 3। ये आपकी वैल्यू हो जाएगी। ये वैल्यू आपका इस तरीके से इसको क्या करेंगे, आप सॉल्व करेंगे। अब यहाँ देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। सेकंड नंबर क्वेश्चन है 44.38 गुणे 10 के घात 5 प्लस, यहाँ क्या है 4.438 गुणे 10 के घात 4 है। तो इसको 5 बनाने के लिए इसको एक अंक इधर ला लेंगे तो क्या बन जाएगा, 5 बन जाएगा। तभी 4 ही रहने दीजिए, दूसरे स्टेप में मैं इसको पूरा कर देता हूँ। ये दिया हुआ है 4, यानी 4 10 दोनों सेम है ना, सेम कर लेंगे आराम से। इसको एक अंक लाएंगे तो 44.38 गुणे 10 के घात 5 हो जाएगा। ये भी प्लस क्या हो जाएगा, 44.38 गुणे 10 के घात क्या हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। इधर लाएंगे तो प्लस में इसकी वैल्यू आगे क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। ठीक है, अब देखिए इसको आप जोड़ेंगे, आप दोनों में कॉमन कर लीजिए, 10 के घात 5 कॉमन कर लेंगे आप, 10 के घात 5 कॉमन हो जाएगा तो 4 10 4 4 यानी 44.38, ठीक है, प्लस 44.38 ये हो जाएगा गुणे 10 के घात क्या हो जाएगा, 5। फिर इन दोनों वैल्यू को आप जोड़ लेंगे यहाँ पे, यानी 44.38 फिर 44.38, इसको जब जोड़ेंगे तो 8 8 16 के 100 3 3 6 1 7 दशमलव लगाइए 4 4 8 4 4 8 यानी 88.76 गुणे 10 के घात 5। मुझे उम्मीद है कि ये आप लोग को समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो होगा आप लोग को मैं अब सिखाऊंगा, कल निकालना सिखाया था अनुभार, लेकिन अब आपको सिखाऊंगा भारात्मक अनुपात निकालने के लिए। किसी भी चीज का भारात्मक अनुपात कैसे आप निकालेंगे। ठीक है, मात्रात्मक अनुपात अलग होगा, भारात्मक अनुपात अलग होगा। मात्रात्मक अनुपात का मतलब ये होता है कि वो पदार्थ कितने कितने मात्रा में दी गई है।
अब भारात्मक अनुपात का मतलब वो पदार्थ जो जिया हुआ है उसमें प्रत्येक तत्वों का भार क्या होता है। तो मैं आज आपको सिखाऊंगा भारात्मक अनुपात, सिंपल वाले चीजों का, ठीक है। जैसे मैं कह दूं H2O यानी जल का भारात्मक अनुपात क्या होगा, तो जल का भारात्मक अनुपात के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, यानी जल का पहले भार देखना पड़ेगा, जल का कह रहे हैं H2 का भार देखना पड़ेगा। तो H2 का क्या होगा 2, अनुपात लगा देंगे, इसका कितना होगा 16 हो जाएगा। तो 2 एकम 2 और 2 अठे 16, इसका भारात्मक अनुपात क्या हो जाएगा 1:8। इसी प्रकार से आपको CO2 का भारात्मक अनुपात पूछ दिया जाए आपसे, CO2 का भारात्मक अनुपात क्या होगा, तो आप एक काम यहां करेंगे, जो कार्बन है इसका परमाणु भार लिखेंगे। कार्बन का परमाणु भार क्या देता है बेटा, क्या होता है बाबू 12 अनुपात लगा दीजिएगा। जब दूसरे तत्व पर प्रवेश करेंगे तो अनुपात लगा दीजिए। ऑक्सीजन का परमाणु भार 16, ऑक्सीजन का परमाणु भार 16, लेकिन ऑक्सीजन यहाँ कौगो है, दुगो है, तो दुगो होने के कारण तो 16 दूने क्या हो जाएगा 32। अब आप इसको काटना चाहते तो काट सकते हैं, यानी आपका कटेगा 3 चौके 12, 3 चौके 12, 8 चौके 32, यानी इसका भारात्मक अनुपात क्या आ जाएगा 3:8, इसका भारात्मक अनुपात होगा। उसी प्रकार से आप H2S का भारात्मक अनुपात बताइए, हाइड्रोजन सल्फाइड का, तो H2S का भारात्मक S का क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि H दुगो संख्या में है, H का 1 होता है, ये दुगो है इसलिए 2 हो गया है। अब यहाँ पे कितना होता है इसका 32 होता है, तो 2 एकम 2 और 16 दूनी 32, यानी इसका कितना आ जाएगा 1:16, इसका भारात्मक अनुपात क्या होगा 1:16। इसी प्रकार से बहुत सारा भारात्मक अनुपात निकाल सकते हो, जैसे NaCl का भारात्मक अनुपात पूछ दिया जाए तो Na का आपका क्या होता है 23 अनुपात, इसका हो जाएगा 35.5, ये तो कटेगा नहीं, कटने वाला रहता तब ना कटता, तो हो जाएगा 35.5। इस प्रकार से ढेर सारे कंपाउंड का भारात्मक अनुपात निकाल सकते हैं, इसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। अगर नेक्स्ट वीडियो आपको चाहिए बेहतर कंटेंट के साथ, अगर आप चाहते हैं कि मुझे थ्योरी भी मिले इसके साथ साथ, तो आप कमेंट करेंगे तो मैं थ्योरी का वीडियो बनाऊंगा। यहाँ पे सिर्फ न्यूमेरिकल की सेशन अभी मैंने चलाना चालू किया है, जो आपके एग्जाम की व्यू से मोस्ट इंपोर्टेंट है। कई विद्यालयों में आपके कई कोचिंग सेंटरों में छोड़ दिए जाते हैं, न्यूमेरिकल कराए नहीं जाते हैं क्योंकि टाइम का अभाव होता है, ठीक है। लेकिन मैं आपको पूरा न्यूमेरिकल, पूरे चैप्टर समाप्त, पूरे चैप्टरों का न्यूमेरिकल साथ साथ कराऊंगा, चाहे आपका 12th का हो, चाहे आपका 10th का हो, चाहे आपका 11th का हो। तो फिलहाल आपका 11th का चल रहा है, इसके बाद आपका 12th का जरूर मिलेगा। थैंक यू, ओके।